हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स यू चैनल पर सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ये जो स्टॉक है उसका आज हम एनालिसिस करने वाले थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं इस एनालिसिस के ऊपर। एनालिसिस करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय सेल और होल्ड कॉल मेरी तरफ से नहीं है। अगर इस स्टॉक में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके ही इस स्टॉक में क्या कीजिए, निवेश कीजिए। अगर प्रॉफिट हुआ वो भी आपका रहेगा, अगर इस स्टॉक में लॉस होता है तो वो भी आपका होता है। तो इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ डिस्कस करके ही इस स्टॉक में क्या कीजिए, निवेश कीजिए। तो दोस्तों, एनालिसिस करने से पहले मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले एनालिसिस करने से पहले आप आपके रिस्क प्रोफाइल को जानने की कोशिश कीजिए। आप कितना रिस्क इस स्टॉक्स में ले सकते हो। जैसे कि प्राइस अभी 216 रुपये के ऊपर इसका प्राइस चल रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ से 50% डाउन होता है तो लगभग 108 रुपये आएगा। तो उतना आप रिस्क ले सकते हो क्या? आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है, ये जानने के बाद पहले ये इसको एनालिसिस कीजिए और उसके जानने के बाद ही स्टॉक्स में क्या कीजिए, निवेश कीजिए। दूसरा पॉइंट आपको ये समझाना चाहूँगा, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी ड्यूरेशन है, यानी आपका स्टॉक कितने टाइम तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। दोस्तों, मेरी जो स्ट्रेटेजी होती है वो मैं 5 साल के लिए स्टॉक्स को क्या कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ। यानी मेरा जो ड्यूरेशन है वो 5 साल तक है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, निवेश करता हूँ। तो अगर आप उस निवेश करते हो तो उसको कितने साल के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ये जानना आपको सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसमें कितने रुपए यानी कितने पैसे आप इसमें निवेश करना चाहते हो। इन 3 क्वेश्चंस को आंसर फाइंड आउट करने के बाद ही कोई डिसीजन ले। पहला तो आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है, दूसरा आप कितने साल के लिए स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप इसमें कितना पैसा निवेश करना चाहते हैं। इन 3 सवालों का जवाब सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद ही स्टॉक्स में क्या कीजिए, निवेश कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं स्टॉक्स के थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर देखते हैं। जैसे कि 52 वीक हाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है 452 रुपीज़, और वैसे कि 52 वीक लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 185.55 पैसे। तो दोस्तों, ये अच्छा स्टॉक्स है। और दूसरी सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी इस स्टॉक की ये बात है कि ये कंपनी ना वर्चुअली डेप्ट फ्री है। तो वर्चुअली डेप्ट फ्री होने की वजह से उस कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं है। कर्जा ना होने की वजह से ये, जिस कंपनी को कर्जा नहीं है तो वो निवेश के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी हमारे लिए मानी जाती है। तो दोस्तों, दूसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पिछले 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7.73% है। तो दोस्तों, इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों आ चुकी है? फ्राइडे के दिन ये स्टॉक 16%, 17% एक ही दिन में नीचे आ चुका है। इसका रीज़न है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। हाँ, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड जो कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड भी नहीं है, तो उसका वजह से इस स्टॉक्स में एक पैनिक सेलिंग दिखाई दी कि जैसे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड में अपने जो 5 स्कीम थी उनको क्या किया, उन्होंने क्लोज़ किया। तो 5 स्कीम को क्लोज़ करने की वजह से ये स्टॉक में भी क्या हुआ, उसकी वजह से ये स्टॉक में एक पैनिक सेलिंग दिखाई दिया। तो वो स्टॉक एक ही दिन में 16%, 17% क्या आ चुका है, नीचे आ चुका है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक और भी नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं, कि अभी कुछ कह नहीं सकते, पर लेकिन हो सकता है कि कोविड-19 के पेशेंट जैसे इंडिया में हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो 26,000 के ऊपर कोविड-19 के पेशेंट इंडिया में हो चुके हैं, तो उसकी वजह से ये स्टॉक में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी हमें आने वाले दिनों में दिख सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी पिछले महीने में एक जो रिपोर्ट आई थी, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट आई थी, जो एसआईपी का क्लोजिंग रेट है वो 70% हो चुका है। यानी इनके पास जो कैश आ रहा था एसआईपी, लमसम या अलग अलग स्कीमों में जो कैश आ रहा था वो कैसे क्या हो रहा है,
कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के जो सिचुएशन की वजह से एक लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ हो सकता है आने वाले दिनों में जॉब कटिंग कर दे, तो उसकी और हो सकता है कि बहुत सारे एसआईपी और लमसम जो निवेशक है उनका जो रिटर्न निगेटिव में गया, तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, एसआईपी को एक तो पॉज किया है या फिर उनको कैंसिल किया है। अगर लमसम था तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया, रिडीम कर लिया। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इनके जो सेल्स में और भी क्या हो सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, और उसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी उनका नीचे आ सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप इस स्टॉक में रिस्क ले सकते हो तो इसमें क्या कीजिए, निवेश कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, इनके जो क्वार्टरली जो रिज़ल्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी एक एनालिसिस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में जो क्लियरली यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इनकी जो सेल्स हुई थी वो क्या हो चुकी है, कम होती गई है क्वार्टरली। देखिए 2018 से हम देखने की कोशिश करेंगे, 2018 में जून से स्टार्ट करेंगे। 378, 379, 334, 324 यानी ये सेल्स कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और देखिए जून में भी 308, 284, 285 इनकी सेल्स हमेशा क्या हुई है, कम हुई। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो ऐसा है कि इनकी जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट में उनको जो जून 2018 से अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट को, अगर हम देखते हैं जून 2018 से 109, 111, 110, 145, 145, 123, 134, 144, जैसे कि पिछले 3 क्वार्टर में अगर देखा जाए तो इनका जो नेट प्रॉफिट है, जून का क्वार्टर जून 2018 को अगर जून 2019 के साथ कंपेयर करते तो बढ़ा है, सितंबर 2018 को सितंबर 2019 के साथ कंपेयर करते हुए बढ़ा है, दिसंबर 2018 को दिसंबर 2019 के साथ अगर हम कंपेयर करते तो वहाँ पे भी इनका प्रॉफिट क्या हुआ है, बढ़ा है। पर लेकिन मार्च के जो क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अभी यहाँ से इसके ऊपर हम अपनी स्ट्रेटजी को क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है इनके नेट प्रॉफिट में थोड़ी कमी भी आ सकती है, क्योंकि इनके पास जो कैश आ रहा था वो कैसा हो चुका है, कम आ रहा है। और दूसरी बात, रिडेम्पशन जो प्रेशर है वो उनके ऊपर, एएमसीज के ऊपर बना है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि मार्च के क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे वो थोड़ा फ्लैट रहेंगे, या फिर कम। अगर मार्च 2019 को मार्च 2020 के साथ कंपेयर किया जाए तो कम नेट प्रॉफिट क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है। तो दोस्तों, इनके जो नेट प्रॉफिट में जो बढ़ोतरी आई है उसका रीज़न है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो इन्होंने क्या किया है पिछले पिछले 6-7 क्वार्टर से देखा जाए तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे होता है, बढ़ते ही जा रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की वजह से इनके नेट प्रॉफिट में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, ना कि सेल्स बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। दोस्तों एक बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फिर से सुनिए, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो बढ़ोतरी की है उसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है, ना कि सेल्स बढ़ने की वजह से। तो नेट प्रॉफिट ग्रो करने का रीज़न है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर इन 3 क्वार्टर के जो जून 2019, सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 के क्वार्टर को अगर हम ऐड कर देते तो ऑलमोस्ट इस स्टॉक्स ने 400 करोड़ के ऊपर इनका नेट प्रॉफिट हो चुका है पिछले 3 क्वार्टर का। अगर 2019 जो फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का था, उनका 475 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था। तो ऑलमोस्ट ये अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये स्टॉक बिल्कुल ग्रो करेगा। 10% का ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई देता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर हो सकता है नेट प्रॉफिट में दिसंबर 2019 का क्वार्टर को अगर मार्च 2020 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो हो सकता है हमें नेट प्रॉफिट कम ही दिखाई दे। तो दोस्तों हम एक बार चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट के एनालिसिस के ऊपर हम देखते हैं कि दोस्तों ये जैसे कि हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसका जो 52 वीक हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया था ऑलमोस्ट 400 एंड, इसका जो 52 वीक हाई था ये 440
₹1 जिसका 52 भी खाया था। पर लेकिन अगर इसको हम मूविंग एवरेज अगर लगा देते 50 डेज़ मूविंग एवरेज और 200 डेज़ का 50 मूविंग एवरेज लगा देते, तो ये स्टॉक उससे भी क्या हो रहा है, नीचे ट्रेड हो रहा है। जो ऊपर की जो ग्रीन कलर की लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऊपर की जो ग्रीन कलर की लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज की लाइन, और जो नीचे की ग्रीन कलर की लाइन है वो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज लाइन। अगर इन दो मूविंग एवरेज की लाइन को अगर हम देखते, तो ये ऑलमोस्ट 50 डेज़ का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज 300 से लेके 325 रुपीज़ के बीच में यहाँ पे आता है, और ये स्टॉक उससे भी नीचे हो चुका है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक में तेज़ी भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे कि नेक्स्ट वीक में गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर करती है, तो हो सकता है कि इस स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिले। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस स्टॉक्स को स्टैगर वे में क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं मुझे 10 स्टॉक्स यहाँ पे ख़रीदना है, तो 10 स्टॉक्स में एक साथ ना ख़रीदते हुए आप क्या कीजिए, 2-2 स्टॉक्स को ख़रीदे। पहले 2 स्टॉक ख़रीदे, उसके बाद और 2 स्टॉक ख़रीदे, और उसके बाद 2 स्टॉक ख़रीदे, या फिर 2-2 स्टॉक करके हुए ऐसे ख़रीदते जाओगे, तो आपको एक एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। और एवरेजिंग के बेनिफिट की वजह से अगर सिचुएशन कोविड-19 की सिचुएशन 5 या 6 महीने के बाद अगर ये नॉर्मल होती है, तो इस स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये कि मेरा छोटा सा एनालिसिस रहा। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स विद जान नॉलेज है सुप्रीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।